ओके, तो आजकल क्लास में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट। उसके बाद और एक चीज पढ़ेंगे, क्या? पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म या फिर ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये सारी चीज हम लोग आज पढ़ेंगे। ऑलराइट ना? तो उसके लिए ट्रिगोनोमेट्री का छोटा मोटा चीज थोड़ा हमको जरूरत पड़ता है, तो थोड़ा मैं उसका बारे में सबसे पहले बता देता हूँ। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, मतलब ये सब टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले ट्रिगोनोमेट्री के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है, अच्छा एक मिनट ध्यान से सुनो। जो हम लोग क्लास 10 तक जो पढ़ रहे थे, ट्रिगोनोमेट्री ऑल अबाउट हमारा ट्राइंगल था। अभी फिलहाल जब तक हम लोग ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में नहीं जाते हैं, फिलहाल हम लोग वही ट्राइंगल का हिसाब से सोच के ही पढ़ेंगे। लेकिन वहाँ पे क्लास 9-10 में जो हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिगोनोमेट्री में, जो एंगल सब ले रहे थे वो डिग्री में ले रहे थे। अभी का सिचुएशन में, अभी जो क्लास 11 में हम पढ़ेंगे तो उसको डिग्री ना लिख के रेडियन का फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो रेडियन का फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे हो गया? रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन में लिख रहा हूँ, डिग्री एंड रेडियन। रेडियन बोलने से हमारा पाई होता है, यही होगा, तो डिग्री एंड रेडियन। ठीक है, तो हम सबको पता है कि 180 डिग्री जो होता है ना, ये हमारा पाई होता है रेडियन। पाई का ऊपर एक तो सी ले देते हैं तो रेडियन हो जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर देखें तो 1 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा कितना? पाई बाय 180, और 1 डिग्री का अगर वैल्यू देखें तो ये बन जाता है हमारा पाई एक्स बाय 180। अगर मैं ऊपर में सी ना लिखूं तो भी वो रेडियन में ही काउंट होता है। तो अब से हम लोग क्या करेंगे? डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स है, वो स्टैंडर्ड एंगल को हम लोग डिग्री से रेडियन कन्वर्ट करना सीख लेते हैं अभी से, है ना? जैसे मान लेते हैं हम 0 डिग्री लिख रहे हैं, 0 डिग्री हो गया तो रेडियन में क्या हो जाएगा? वो 0 रेडियन हो जाएगा, क्योंकि पाई इंटू 0 बाय 180। अगर मैं 30 डिग्री लिख रहा हूँ तो हम क्या लिखेंगे? 30 होने से पाई इंटू 30 बाय 180, इट बिकम्स पाई बाय 6। तो अब हम लोग क्या करेंगे? नहीं बोलेंगे 30 डिग्री, रेदर हम बोलेंगे क्या? पाई बाय 6 बोलेंगे। अगर 45 डिग्री होता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? पाई इंटू 45 बाय 180, जो कि पाई बाय 4 हो जाता है। 60 डिग्री आने से हम बोलेंगे पाई बाय 3, 90 डिग्री आने से हम बोलेंगे क्या? पाई बाय 2। तो ये हमारा ये एंगल आ गया। अगर 90 का ऊपर में चले जाओ तो 120 डिग्री अगर आ गया तो इसको बोलूंगा क्या? ये 60 का डबल होता है, तो 60 के लिए लिखे थे क्या? पाई बाय 3। तो पाई बाय 3 इंटू 2 मतलब 2 पाई बाय 3। अगर मैं 135 डिग्री में चले जाऊं तो 135 डिग्री जो होता है, 45 में 3 मल्टीप्लाई करने से आता है 135। 45 के लिए लिखे थे पाई बाय 4, इसमें 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन गया ये 3 पाई बाय 4। मतलब फॉर 135 डिग्री हम लिखेंगे 3 पाई बाय 4। फॉर 150 डिग्री तो हम क्या लिखेंगे? ये 30 डिग्री में 5 मल्टीप्लाई करने से 150 डिग्री आता है, तो हम लिखेंगे 5 पाई बाय 6। अगर कभी हमारा 210 डिग्री आ गया तो ये 30 में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं कितना? 7, तो आता है इतना। तो 30 हो गया पाई बाय 6, तो इसमें 7 मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 पाई बाय 6 आ गया। ये अब हम यही सब एंगल का यूज करने वाले हैं। 30, 45 ये सब के लिए हम लोग रेडियन वैल्यू यूज करेंगे। अगर बाई चांस इंस्टेंटली हमारा दिमाग में ये पाई का वैल्यू में आया नहीं तो हम उसको पाई एक्स बाय 180 का फॉर्मूला में डाल देके कर लेंगे। तो ये सबको समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे ये रेडियन से मतलब डिग्री से रेडियन कन्वर्सन हमको पता चल गया। अब एक काम करते हैं, कुछ एंगल्स और उनका साइन कॉस टेन का वैल्यू हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हमको टेन का मेनली जरूरत पड़ेगा, है ना? तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे ही सोच लो। तो उनका वैल्यू, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जो है यहाँ पे, ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज नीचे लिखता हूं साइन थीटा, ये हमारा थीटा हो गया।
0, हाफ 1/√2, ये हो गया √3/2, ये हो गया हमारा 1। cos थीटा अगर मैं लिखूं तो ये उल्टा हो जाएगा पूरा, 1 √3/2, 1/√2, उसके बाद 1/2, उसके बाद ये 0। अगर मैं tan थीटा का बात करूं तो tan थीटा का वैल्यू आ गया क्या, tan 0 0 होता है, 31/√3, देन ये हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारा √3, ये हो गया हमारा नॉट डिफाइंड। तो हमको tan का ऊपर ध्यान देना है, tan का सारे एंगल का वैल्यू हमको पता होना चाहिए। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे आर्गुमेंट वगैरह, उसके लिए ये tan का वैल्यू हमको पर्टिकुलरली याद करना पड़ेगा, मतलब उसको लिखना पड़ेगा, इसको tan को लिखना पड़ेगा। sin cos का नहीं याद रहने से भी चलेगा, और tan का जो है ना उसको मैं ऐसे तो याद रखना चाहिए, बट फॉर द टाइमिंग आई नीड टू नो द वैल्यू ऑफ tan ऑफ 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है, अब मेरे बात ध्यान से सुनो। चलो इसमें से ही हमारा काम बन जाएगा। ये वाला वैल्यू, ये वाला टेबल हमको पता होना चाहिए। 0 डिग्री, लेकिन हम 0 डिग्री नहीं लिखेंगे, 0 लिखेंगे। 30 डिग्री हम लिखेंगे π/6। चलो मैं यहाँ पे उसको रेडियन में भी लिख लेता हूँ। इसका वैल्यू हो गया π/6, इसका वैल्यू हो गया π/4, इसका वैल्यू हो गया π/3, और इसका वैल्यू हो गया हमारा π/2, और इसका वैल्यू हमारा हो गया क्या, 0। 0 का वैल्यू हमारा 0 होता है। ठीक है, तो ये हमारा रेडियन वैल्यू हमको पता चल गया, किसका, जितना सारे स्टैंडर्ड एंगल से। और भी तो बहुत सारे एंगल है, लेकिन ये हमारा स्टैंडर्ड एंगल है। इन सब का ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का वैल्यू हम सबको पता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अगला हम लोग पढ़ेंगे क्या, आर्गुमेंट, है ना। आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट बोलने से क्या बोला जाता है, तो लिसन, स्टेटमेंट क्या होता है, मैं पहले स्टेटमेंट बोल दूं। स्टेटमेंट क्या होता है, द एंगल मेड बाय द लाइन joining origin to the complex number measured in anticlockwise direction in anticlockwise direction is called argument of the complex number. ओके, अच्छा, क्लास 11 में हम लोग जो पढ़ेंगे एंगल पढ़ेंगे, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये अगर एक लाइन हो गया, एक लाइन ये हो गया। अगर हम यहां से शुरू करते एंगल मेजरमेंट करते हैं, ये देखो जो मेजरमेंट हम कर रहे हैं, ये मेजरमेंट क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक तो ऐसे चलता है ना, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजरमेंट हो रहा है तो हम उसको पॉजिटिव लेते हैं। अगर यही एंगल को हम ऐसे घुमा के मेजरमेंट करेंगे, ऐसे, ये हो गया हमारा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, तो दिस एंगल विल बी नेगेटिव। मतलब मेजरमेंट अगर एंटी क्लॉकवाइज होता है तो पॉजिटिव होता है, अगर मेजरमेंट क्लॉकवाइज होता है तो नेगेटिव होता है। मेजरमेंट इन एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, मेजरमेंट इन क्लॉकवाइज इज नेगेटिव। सो ये बात हमको अभी पता चलना चाहिए। चलो अब देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि द एंगल मेड बाय द लाइन जॉइनिंग origin to the complex number measured in anticlockwise direction is called the argument of the complex number। तो
एक काम करते हैं, हम रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस को ड्रॉ करते हैं। हम क्या करते हैं, रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस को ड्रॉ करते हैं और कॉम्प्लेक्स प्लेन एक तो बनाते हैं। ये हमारा हो गया रियल एक्सिस सपोज, और ये हमारा हो गया इमेजिनरी एक्सिस। ये रियल एक्सिस हो गया, इसको मैं आर लिख लेता हूं। ये इमेजिनरी एक्सिस हो गया, इसको मैं आई एम लिख लेता हूं, है ना। एक मिनट। The angle made by the line joining origin to the complex number measured in anti-clockwise direction। एक मिनट, एंटी-क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसके साथ तो नहीं बोला। एंटी-क्लॉकवाइज डायरेक्शन with positive direction of real axis with positive direction of real axis is called क्या, आर्गुमेंट। तब हम देखते हैं कि आर्गुमेंट एग्जैक्टली क्या चीज होता है। ये रियल एक्सिस हो गया, ये इमेजिनरी एक्सिस हो गया। हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, सबको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक पॉइंट का हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं ये आर्गन प्लेन का ऊपर। तो मेरे को चाहिए कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट क्या चीज है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट के बारे में मैं जानना चाहता हूं। तो क्या करने वाला हूं, सबसे पहले ये नंबर को ओरिजिन से ज्वाइन कर दूंगा, ये नंबर को ओरिजिन से ज्वाइन कर दूंगा। तो लाइन मिल गया। अब डेफिनेशन में आता हूं। द एंगल मेड बाय द लाइन जॉइनिंग ओरिजिन टू द कॉम्प्लेक्स नंबर मेजर्ड इन एंटी-क्लॉकवाइज डायरेक्शन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस। ये रियल एक्सिस हो गया, पॉजिटिव डायरेक्शन इधर हो गया, और यहां से हम कोई भी पॉइंट उठा लेंगे। ये पॉइंट ले सकते हैं, आगे भी ले सकते हैं, आगे भी ले सकते हैं, पीछे भी ले सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट ये हो गया। तो इस एंगल को हम लोग बोलते हैं आर्गुमेंट। क्या बोलते हैं इस एंगल को, आर्गुमेंट। अब डिपेंड करता है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा जगह में है, अकॉर्डिंगली आर्गुमेंट चेंज होते जाएगा। अभी तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर ड्रॉ किया हूं, तो ये आर्गुमेंट होता है। थोड़ा और ऊपर कर देंगे तो ये आर्गुमेंट बढ़ जाएगा, यहां करेंगे तो आर्गुमेंट बढ़ जाएगा। मान लेते हैं मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पे है, मान लेते हैं हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है यहां पे है। तो ओरिजिन से इसको ज्वाइन करूंगा तो ये लाइन मिलेगा। अब अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट करूंगा तो मेरे पास एंगल जो मिलने वाला ये बड़ा सा एंगल मिलेगा। ये बन गया हमारा आर्गुमेंट। तो डिपेंड करता है कॉम्प्लेक्स नंबर कहां है, अकॉर्डिंगली हमको आर्गुमेंट मिलेगा। लेकिन ये आर्गुमेंट का वैल्यू जो है ना, हम अगर माइनस पाई बोलने से क्या होता है, क्लॉकवाइज मेजरमेंट होगा। माइनस पाई से लेकर पाई तक लेते हैं, कहां से कहां तक, माइनस पाई से लेकर पाई तक लेते हैं, तो उस केस में उस आर्गुमेंट को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट, या फिर हम बोलेंगे कि एम्पलीट्यूड। क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये हो गया हमारा आर्गुमेंट। ये आर्गुमेंट ऑब्वियस बात है कि 180 से कम नहीं है, ये 180 से ज्यादा है, तो हम इसको आर्गुमेंट तो बोल सकते हैं, लेकिन ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं है। तो फिर सर प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे निकाले। प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है हमारा माइनस 180 से प्लस 180 का अंदर, जहां पे 180 इंक्लूडेड है या माइनस 180 इंक्लूडेड नहीं है। तो लेट मी टेल यू, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर ये z इज डिनोटेड बाय, हम क्या लिखेंगे, ए आर जी, क्या लिखेंगे, ए आर जी जेड, आर्गुमेंट ऑफ z, और AMP that is amplitude of z। और एम्पलीट्यूड ऑफ z जो होता है वो रहता है कहां से कहां तक, माइनस पाई से शुरू करके पाई का अंदर रहता है। माइनस पाई इंक्लूडेड नहीं है, पाई इंक्लूडेड है। तो फिर सर ये वाला एंगल तो पाई से ज्यादा हो रहा है, 180 हो रहा है, तो फिर हम उसको कैसे लिखें, 180 से ज्यादा हो रहा है। तो उस केस में हम लोग इसको ऐसे मेजरमेंट कर लेंगे, बोलेंगे कि ये आर्गुमेंट है, ये एंगल जो है ये एंगल भी वही है।
ट्रिग्नोमेट्री में हम ये जानते हैं कि दिस एंगल इज इक्विवेलेंट टू दिस एंगल। तो मान लेते ये वाला हो गया हमारा 240, इधर से 240 हो गया, तो इधर से जाओगे तो 120, तो हम बोलेंगे क्या -120 डिग्री हो गया इसका आर्गुमेंट। आया समझ में सबको? तो पहली बात आर्गुमेंट क्या चीज होता है हमको पता चला। आर्गुमेंट क्या चीज होता है? जो कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकालना है उसको आर्गन प्लेन में प्लॉट कर लो, उससे ओरिजिन को ज्वाइन कर दो, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस में चले जाओ, एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट कर लो, वो हो गया आर्गुमेंट। ये बड़ा वाला आर्गुमेंट हो गया। ये आर्गुमेंट तो हो सकता है लेकिन ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट वो होता है जो -180 से लेकर +180 के अंदर है, ये 180 से ज्यादा हो रहा है, इट इज नॉट द प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो फिर सर प्रिंसिपल आर्गुमेंट हम कैसे निकाले? यही सेम एंगल को उल्टा मेजरमेंट कर लो, क्लॉकवाइज मेजरमेंट हो गया, ये हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो गया। सर प्रिंसिपल आर्गुमेंट का वैल्यू कहां से स्टार्ट होता है, कहां से खत्म होता है? -π से स्टार्ट होता है, पाई में खत्म होता है, या फिर -180 डिग्री से स्टार्ट होगा, 180 डिग्री में खत्म होगा। -180 नहीं लेना है, बाकी सब एंगल ले सकते हैं। मतलब यहाँ पे और यहाँ पे जो भी आएगा उनका आर्गुमेंट निकालने के लिए हम उल्टा चलेंगे। जैसे ये यहाँ पे पहुंच जाएगा, ये ऊपर से आ जाएगा, वो पाई हो जाएगा। तो इतना पता चल गया। अब अगला सवाल, 0 + I0 मतलब 0 + I0 या फिर 0 बोल दे। 0 का आर्गुमेंट डिफाइंड नहीं है, क्योंकि 0 बोलने से क्या ओरिजिन में रहता है, वो ओरिजिन का साइड ज्वाइन करोगे तो पॉइंट ही बनता है, लाइन बनेगा ही नहीं। क्योंकि लाइन बनेगा नहीं तो 0 डज नॉट हैव एनी आर्गुमेंट। सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट है 0 को छोड़ के, 0 का आर्गुमेंट हमारा नहीं है। चलो अब हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कैसे कैसे निकाल सकते हैं हम। डिफरेंट क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट अलग अलग होगा। तो यह हमारा बिट ए हो गया, केस ए, यह हमारा केस बी, ऑलराइट, ये हमारा केस सी और ये हमारा केस डी। ये 4 केस में हम क्या बात करने वाले हैं जरा ध्यान से सुनो। ये केस में हम बात करेंगे अगर Z बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट 1 है। क्वाड्रेंट 1 हम सब समझते हैं कि क्वाड्रेंट 1 किसको बोलते हैं। अगर Z क्वाड्रेंट 1 में है तो उस समय हम आर्गुमेंट को कैसे दिखाते हैं, हम आर्गुमेंट कैसे दिखाएंगे, ठीक है ना। तो क्वाड्रेंट 1 में है मतलब यहाँ पे है Z, ये हमारा Z हो गया, ये हो गया हमारा लाइन जॉइनिंग ओरिजिन टू द कॉम्प्लेक्स नंबर, ये लाइन हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका आर्गुमेंट लिखेंगे। कैसे निकलेगा इसका आर्गुमेंट? ये जो एंगल हम देख रहे हैं ये हमारा आर्गुमेंट हो गया, दिस इज आर्गुमेंट। फर्स्ट केस में हमारा ये आर्गुमेंट हो गया। चलो अब हम देखते हैं कि अगर Z क्वाड्रेंट 2 में है तो आर्गुमेंट क्या होता है। Z बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट 2, Z अगर क्वाड्रेंट 2 में है तो हमारा आर्गुमेंट क्या चीज होता है, दिखाते हैं उसको फिगर का जो हिसाब से। ये हमारा Z हो गया, यहाँ पे एक पॉइंट हो गया, तो अब देखते हैं कि आर्गुमेंट क्या होगा इसमें। ज्वाइन कर लिया ओरिजिन का साथ, ये लाइन बन गया। आर्गुमेंट क्या होगा, यहां से स्टार्ट करेंगे यहां तक पहुंचेंगे, ये आर्गुमेंट हो गया। आर्गुमेंट को हम थीटा का हिसाब से डिनोट करते हैं, तो ये हमारा थीटा हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट सबको दिखाई दिया और सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट सबको दिखाई दिया। अब चलो हम थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं। Z बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट 3, तो इसमें हमारा आर्गुमेंट क्या होगा देखते हैं। आर्गुमेंट क्या होगा देखते हैं। क्वाड्रेंट 3 में है Z, देखते हैं आर्गुमेंट क्या होगा। ये हमारा क्वाड्रेंट 3 है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है गया, तो ज्वाइन कर देंगे ओरिजिन के साथ, तो ये बन गया। तो हमारा आर्गुमेंट क्या होना चाहिए, ये। लेकिन ये आर्गुमेंट 180 डिग्री से ज्यादा है, हमको दिखाई दे रहा है। दिस आर्गुमेंट इज मोर देन 180 डिग्री। तो इस समय हम लोग एग्जैक्टली आर्गुमेंट एक्चुअली कैसे निकालेंगे, समथिंग लाइक दिस। ये हमारा आर्गुमेंट हो गया। दिस वन इज थीटा, हम थीटा इसको लेट करेंगे। ऑलराइट ना। अच्छा, अगर Z फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो
ये हमारा z हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर लेते हैं तो ये लाइन मिल गया। आर्गुमेंट अगर देखेंगे एंटी लोगारिथम मेजरमेंट में ये इतना सा बड़ा सा हो गया, ये आर्गुमेंट है थीटा, लेकिन ऐसा लिखेंगे तो ये 180 से ज्यादा हो गया, तो इसको हम आर्गुमेंट तो बोल सकते हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं बोलेंगे। प्रिंसिपल आर्गुमेंट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे या फिर क्लॉकवाइज मेजरमेंट करेंगे, तो इसको भी हम आर्गुमेंट बोल सकते हैं। सो हम इस केस में इसको कंसीडर नहीं करेंगे, सॉरी, हम इस केस में क्या हो गया, इसको कंसीडर नहीं करेंगे आर्गुमेंट के लिए, उधर वाला कंसीडर करेंगे, ठीक है। और इस केस में भी हम इसको लेंगे नहीं आर्गुमेंट के हिसाब से। हम उस साइड से लेंगे, उसको आर्गुमेंट बोलेंगे। सबको समझ में आ गई ये बात? अब कैसे निकालेंगे, बाद में कैसे निकालेंगे वो भी बताऊंगा, फिलहाल तो देख लो कि आर्गुमेंट कौन सा चीज होता है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट केस देखते हैं। मान लेते हैं हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कोई भी क्वाड्रेंट में नहीं रहता है। कोई भी क्वाड्रेंट में नहीं रहता है, इसका मतलब क्या है सर? मतलब है कि वो प्योरली इमेजिनरी है या फिर प्योरली रियल है। तो क्या होगा, मतलब हम बोलेंगे क्या, z इज प्योरली रियल, और यहां पे भी मैं बोलता हूं कि z इज प्योरली रियल। तो अगर z प्योरली रियल है तो क्या आर्गुमेंट है? अगर z हमारा प्योरली रियल है तो आर्गुमेंट क्या है? प्योरली रियल हम दो केस ले सकते हैं, पॉजिटिव रियल पार्ट और नेगेटिव रियल पार्ट। अगर पॉजिटिव रियल पार्ट हुआ तो यहां पे पॉइंट हो जाएगा, अगर इसको ओरिजिन के साथ ज्वाइन करोगे तो यही लाइन मिलेगा। अगर पॉजिटिव रियल एक्सिस का साथ मेजरमेंट करोगे एंगल तो ये जीरो हो गया, तो यहां पे हमारा आर्गुमेंट जो होता है वो जीरो होता है। अगर मैं नेगेटिव ले लूं, प्योरली रियल नंबर लेकिन नेगेटिव है, तो इसको अगर मैं ओरिजिन से ज्वाइन करूं तो ये लाइन मिलता है। अगर मैं पॉजिटिव डायरेक्शन जाके एंटीक्लॉकवाइज मेजरमेंट करता हूं तो हमको ये एंगल मिलता है। यहां पे जो हमारा थीटा है वो हमारा पाई हो जाता है। ये फिक्स्ड वैल्यू, दिस इज फिक्स्ड वैल्यू। अब अगर मैं यहां पे आता हूं, z इज प्योरली इमेजिनरी, z इज प्योरली इमेजिनरी हो गया। अगर z प्योरली इमेजिनरी है और इमेजिनरी पार्ट में बोल दूं ग्रेटर देन 0, यहां पे z इज प्योरली इमेजिनरी अगेन, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो नेगेटिव है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लेस देन 0। तो फिर क्या बनेगा देखते हैं। यहां पे प्योरली इमेजिनरी और पॉजिटिव है, तो इसको कनेक्ट करोगे ओरिजिन के साथ, ये लाइन मिलेगा, तो ये एंगल बन रहा है ये वाला। मतलब यहां पे थीटा का वैल्यू हो गया क्या, पाई बाय 2, 90 डिग्री हो गया। और इस केस में अगर यहां पे मैं देखता हूं तो ज्वाइन करता हूं ओरिजिन के साथ, ये एंगल बड़ा सा एंगल हो गया। इसको आर्गुमेंट तो बोल सकते हैं लेकिन प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं। हम लोग प्रिंसिपल आर्गुमेंट के बारे में बात करेंगे जब भी क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं होगा, तो वो सोच रहा है कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट कितना बता दो। तो ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो गया, और यहां पे वैल्यू हो गया क्या, -π/2। मतलब प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी नंबर का बारे में फिक्स्ड है, आर्गुमेंट चेंज नहीं होगा। चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, सारे के लिए आर्गुमेंट 0 होता है। -2, -3, -4, -5 सारे के आर्गुमेंट पाई होता है। i या फिर 2i या फिर 3i या फिर 4i सारे का आर्गुमेंट होता है π/2।
-5i, -7i, -8i, ये सारे का आर्गुमेंट होता है हमारा कितना, -5, ये सब हमारा पता चल गया। लेकिन ये सब केस पे आर्गुमेंट क्या निकालेंगे? चलो ये सब केस में आर्गुमेंट निकालने के लिए हम एक चीज को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे थीटा हमारा आर्गुमेंट होता है, याद रखो। हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट को ले लेंगे, ये वाला पार्ट को मैं अल्फा बोल के बोलूंगा, है ना। इधर ये वाला पार्ट को मैं अल्फा बोल के बोलूंगा, इस तरफ पे इस पार्ट को अल्फा बोलूंगा, और यहां पे ये वाला पार्ट को मैं अल्फा बोलूंगा। तो अल्फा क्या है? अल्फा क्या है? अल्फा इज द स्मॉलर एंगल मेड बाय द लाइन joining origin to the complex number made with रियल एक्सिस। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं है, रियल एक्सिस का साथ जब छोटा सा एंगल बनाता है वो हो गया हमारा अल्फा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, अल्फा का हिसाब से हम आर्गुमेंट बोलेंगे। यहाँ पे आर्गुमेंट क्या है? अल्फा और थीटा दोनों सेम है, तो आर्गुमेंट में बोलूंगा कि अल्फा ही है। यहाँ पे आर्गुमेंट क्या है? अल्फा हम निकाल सकते हैं, अल्फा निकाल सकते हैं, तो थीटा कैसे निकलेगा? 180 डिग्री माइनस अल्फा। इसीलिए लिखा गया है यहाँ पे लिखा गया है कि अगर z बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट 1, अगर z क्वाड्रेंट 1 में है तो फिर आर्गुमेंट ऑफ z क्या होगा? अल्फा। z बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट 2, हम देखें कि z का अगर क्वाड्रेंट 2 में होगा तो ये तो अल्फा हो गया, लेकिन आर्गुमेंट तो थीटा होता है, क्या हो जाएगा? 180 डिग्री, जो कि पाई होता है, पाई माइनस अल्फा। अगर z बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट 3 है तो ये हमारा अल्फा है और ये हमारा आर्गुमेंट है। तो अल्फा ये हो गया, आर्गुमेंट ये हो गया। तो कैसे निकाला जाएगा? 180 डिग्री माइनस अल्फा। लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव साइड में चलेगा, मतलब क्लॉकवाइज मेजरमेंट हो रहा है, इसलिए साथ में माइनस होगा, माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा। ये सारे प्रिंसिपल आर्गुमेंट का बारे में बात कर रहे हैं। और अगर z बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट 4 है तो हम कैसे निकालेंगे आर्गुमेंट? अल्फा ये है, ये थीटा होता है आर्गुमेंट, तो माइनस अल्फा हो गया हमारा क्या? आर्गुमेंट। अल्फा का वैल्यू मेजर हो गया, लेकिन क्लॉकवाइज मेजरमेंट हो रहा है, इसलिए माइनस अल्फा। तो फिर फाइनली हम जरा सोचते हैं, ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से समझते हैं क्या चीज है। आर्गुमेंट निकालने का 2 स्टेप। आर्गुमेंट निकालने के लिए हमारे पास 2 स्टेप है। पहला स्टेप अल्फा निकालो, दूसरा स्टेप क्वाड्रेंट देख के प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या है लिख लो। पहले अल्फा निकालो, फिर दूसरा स्टेप हो गया क्या? क्या चीज है बताओ? कौन सा क्वाड्रेंट में है कॉम्प्लेक्स नंबर देखो और आर्गुमेंट निकालो। तो अल्फा क्या होता है? होया 10 अल्फा इज इक्वल टू y बाय x इसका मॉड। क्या हो गया? 10 अल्फा इज इक्वल टू y बाय x का मॉड है। 10 अल्फा जो है y बाय x का मॉड है। ठीक है, ऑलराइट। 10 अल्फा हमारा y बाय x का मॉड हो गया। सबको समझ में आ गया? 10 अल्फा इज योर y बाय x का मॉड। देखते हैं कैसे हुआ। यह हमारा x एक्सिस है, x नहीं रियल एक्सिस, यह हमारा रियल एक्सिस है, यह हमारा इमेजिनरी एक्सिस है। तो यहां पे हम पुट कर लिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर z, जो कि हमारा x प्लस iy होता है। अच्छा,
अगर ये z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है तो यहां से यहां तक अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लूं, अगर यहां से यहां तक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लूं तो ये वाला पार्ट हमारा x होना चाहिए, ये वाला पार्ट हमारा y होना चाहिए। बताओ सभी को समझ में आया? ये y और ये x होना चाहिए, यस और नो? अब ओरिजिन से इसको ज्वाइन करोगे, ओरिजिन से इसको ज्वाइन करोगे, ये वाला एंगल हमारा अल्फा है और हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि अगर tan थीटा वैल्यू लेते हैं तो p बाई h होता है। p हमारा y है, h p बाई b होता है, सॉरी p हमारा y है और b हमारा x है। तो इसीलिए हम tan अल्फा का वैल्यू लेते हैं क्या? y बाई x। अब बोलोगे सर ये मॉड क्यों, ये मॉड क्यों? क्योंकि हो सकता है z हमारा यहाँ पे है, हो सकता है z हमारा यहाँ पे है, तो उस समय अगर मैं ज्वाइन करूंगा ये वाला अल्फा निकलेगा, ये हमारा x हो जाएगा और ये हमारा y हो जाएगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर हमको इस समय क्या दिया होगा? x का वैल्यू नेगेटिव होगा, y का वैल्यू पॉजिटिव होगा। क्या समझ में आया सबको? तो समझाने में इतना समय लगा, करने में समय नहीं लगेगा। पहली बात अल्फा निकालेंगे, फिर क्वाड्रेंट देख के थीटा निकालेंगे। अल्फा आर्गुमेंट नहीं है, थीटा इज आर्गुमेंट। ये जो फॉर्मूला लिखा गया है दीज आर फॉर प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ये हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकाल रहे हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए ये फॉर्मूला हो गया जो कि माइनस पाई से पाई के अंदर रहेगा। चलो हम लोग डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन करते हैं तो पता चलेगा कि आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं। तो क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द पोलर फॉर्म, बाद में निकालेंगे पोलर फॉर्म, पहले आर्गुमेंट निकाल के देख लेते हैं। बीटे हमको दिया है क्या? √3 प्लस आई। आर्गुमेंट निकालने का प्रोसेस 2 स्टेप में होता है। पहला स्टेप अल्फा निकालेंगे। अल्फा कैसे निकलता है? tan अल्फा इज इक्वल टू y बाय x, y बाय x। y बाय x हम कहां से लाएंगे? z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई होता है ना, z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई होता है। तो यहाँ पे इसके साथ कंपेयर करके हमको पता चलेगा कि इसका x कितना है, y कितना है। जल्दी से बताओ x कितना, y कितना? सर x √3 और y 0। y 0 नहीं है, हाँ y 1 है। 0 होने से 0 इंटू आई होता है, वो पूरा 0 हो जाएगा, है ना। तो y इज इक्वल टू 1। तो tan अल्फा का वैल्यू क्या होता है? y बाई x, मतलब 1 बाय √3। साथ में मॉड भी दिया है। मॉड का काम होता है क्या? नेगेटिव को पॉजिटिव करना। यहाँ पे कोई भी पार्ट नेगेटिव है नहीं है, तो मॉड देने से हमको मिलेगा नहीं कुछ एक्स्ट्रा, तो हम सीधा यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। क्या मिल जाएगा हमको बताओ? अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा इज इक्वल टू 1 बाय √3। हम सबको पता है कि 1 बाय √3 tan ऑफ पाई बाय 6 होता है, मतलब अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 6। जरा जल्दी से बता दो, समझ में आया क्या? अल्फा पाई बाय 6 से सबको पता चला, यस और नो? हाँ। अब हम क्या करेंगे? आर्गुमेंट ऑफ z निकालेंगे। आर्गुमेंट ऑफ z क्या होता है? उसके लिए जानना पड़ेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा क्वाड्रेंट में है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो लिखेंगे एज z बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट 1। तो आर्गुमेंट ऑफ z हमारा क्या हो गया? अल्फा, और अल्फा का वैल्यू हमको दिया है पाई बाय 6। आई होप सभी को आर्गुमेंट पता चल गया फर्स्ट बिट का। गॉट इट और नॉट? बताओ। फर्स्ट बिट का आर्गुमेंट पता चल? हाँ। अब सेकंड बिट करते हैं। सेकंड बिट का आर्गुमेंट देखते हैं क्या बोला है। सेकंड बिट क्या बोला है? z इज इक्वल टू 1 माइनस आई। चलो
इसमें फटाफट पहले अल्फा निकालते हैं, 2 स्टेप में आर्गुमेंट निकलता है, पहले अल्फा फिर आर्गुमेंट। अल्फा कैसे निकलेगा, tan अल्फा इज इक्वल टू y बाय x का मॉड। यहाँ पे x कितना y कितना, जल्दी से बताओ, x कितना y कितना, x1 by -1। हाँ, तो -1 बाय 1 इसका मॉड अभी देना है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आ गया था, मॉड उसको पॉजिटिव कर देता है। tan अल्फा हो गया 1, तो इसमें से हमको पता चल गया कि tan अल्फा हो गया tan पाई बाय 4, तो अल्फा का वैल्यू पाई बाय 4। लेकिन अल्फा हमारा आर्गुमेंट नहीं होता है, अल्फा निकालने का बाद हम देखते हैं क्या चीज देखते हैं, बताओ कि कौन सा क्वाड्रेंट में है z। अब देख के कोई बताएगा कि z कौन सा क्वाड्रेंट में है, z का x का वैल्यू 4th क्वाड्रेंट में है। एज z बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट 4, तो आर्गुमेंट ऑफ z जो है वो होता है क्या, माइनस अल्फा होता है। यू कैन चेक देयर, जो हम पढ़े थे आर्गुमेंट ऑफ z क्या होता है, z बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट 4, तो आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू माइनस अल्फा। तो आर्गुमेंट z हमारा क्या होता है, माइनस अल्फा होता है। तो हमारा माइनस अल्फा होने से कितना हो जाएगा, माइनस पाई बाय 4। सो ये हो गया हमारा माइनस पाई बाय 4। सभी को पता चल गया सेकंड बिट, बिट बी हो गया। बिट सी देखते हैं, बिट सी के लिए हम आर्गुमेंट निकालते हैं, z इज इक्वल टू ले लेते हैं, कितना दिया है, -3 प्लस √3i। तो फिर अल्फा निकालेंगे, तो tan अल्फा का वैल्यू पता होना चाहिए। tan अल्फा हमारा कैसे निकलेगा, सारे क्वेश्चन में आर्गुमेंट निकालने का प्रोसीजर यही है, पहले tan अल्फा निकाल दोगे, उसमें से अल्फा निकाल दोगे। सो tan अल्फा का वैल्यू क्या हो गया, y बाय x, y का वैल्यू √3 है और x का वैल्यू -√3 है, साथ में मॉड भी देना है क्योंकि नेगेटिव आ गया। तो ये बन गया हमारा 1 बाय √3, 3 था, है ना, 1 बाय √3। और tan अल्फा इज इक्वल टू 1 बाय √3, मतलब tan अल्फा का वैल्यू कितना हो गया, tan ऑफ पाई बाय 6, और tan ऑफ पाई बाय 6 हो गया, मतलब अल्फा का वैल्यू हो गया पाई बाय 6। अब हमको क्या पता करना है कि z कौन सा क्वाड्रेंट में है, z कौन सा क्वाड्रेंट में है, ये मैं d बिट कर रहा हूं ना, c बिट नहीं, d बिट कर रहा हूं। z कौन सा क्वाड्रेंट में है, x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। एज z बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट 2, तो फिर आर्गुमेंट ऑफ z जो है ना हमारा क्या आ जाएगा, पाई माइनस अल्फा, तो पाई माइनस पाई बाय 6 दैट इज इक्वल टू 5 पाई बाय 6। सभी को पता चल गया आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का, हो गया। चलो अब सी बिट निकालते हैं। सी बिट बोला है -1 -√3i, सी बिट बोला है z इज इक्वल टू -1 -√3i। तो पहले अल्फा निकालते हैं, तो उसके लिए tan अल्फा का वैल्यू लिखेंगे -√3 बाय -1। मैं कैसे लिख दे रहा हूं, माइनस माइनस समझ में आया ना, y बाय x। तो अभी तक तो सबको पता ही चल गया ना y क्या होता है, x क्या होता है ना, तो वो चीज लिख लिए, tan अल्फा इज इक्वल टू y बाय x। उसका मॉड दे दिए, नेगेटिव साइन है बोल के, ऐसे मॉड ना देने से भी ये पॉजिटिव ही रहता। तो ये बन गया हमारा क्या, -√3 हो गया हमारा √3 दैट इज इक्वल टू tan ऑफ पाई बाय कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। तो अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 3। अच्छा, अब तक तो ये पता चल गया क्या कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसका अल्फा का वैल्यू कितना हुआ। अब हमको निकालना है आर्गुमेंट। आर्गुमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आर्गुमेंट निकालने के लिए हम देखेंगे कि कौन सा क्वाड्रेंट में है। तो हम देख रहे हैं कि z बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट 4,
सो देखो 4 क्वेश्चन हम आंसर निकाले 4 क्वेश्चन का, और चारों क्वेश्चन में हमको क्या करना पड़ा, पहले tan अल्फा निकालना पड़ा, फिर हमको क्या करना पड़ा, कौन सा क्वाड्रेंट में है देख के फिर हम आर्गुमेंट फाइनली लिखते हैं। तो फिर आर्गुमेंट ऑफ z होता है हमारा माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा, उसको याद कर लेना। तो माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा का वैल्यू π/3 है, तो ये बन गया माइनस ऑफ 2π/3। सो दिस इज आर्गुमेंट ऑफ z, जो कि -1 माइनस √3i हुआ। अब आगे और भी आर्गुमेंट पूछा है, किसका पूछा है, i माइनस i 3 माइनस 3 e बिट पूछा है, e z इज इक्वल टू i। तो इसमें हमको बहुत कुछ करना नहीं है, क्योंकि ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है। प्योरली इमेजिनरी नंबर के लिए और प्योरली रियल नंबर के लिए अल्फा निकाल के उसका थ्रू में जाने का जरूरत नहीं है, उनका डायरेक्ट दिया हुआ है कितना ही है। तो आर्गुमेंट ऑफ z इन दिस केस π/2 होता है। f का बात अगर हम करें तो z इज इक्वल टू माइनस i दिया है, इसका आर्गुमेंट अगर मैं बात करूंगा तो माइनस π/2 होता है। क्या सभी को समझ में आया? ठीक है, अगला देखते हैं। 3 और -3 दिया है, क्या दिया है, 3 और -3। EFG, G में हमको Z का वैल्यू दिया है क्या, 3। तो आर्गुमेंट ऑफ Z इज इक्वल टू यहाँ पे 0 हो जाएगा, और H में हमको दिया है Z का वैल्यू -3, तो आर्गुमेंट ऑफ Z इज इक्वल टू कितना होगा, पाई। मतलब प्योरली रियल प्योरली इमेजिनरी, इनका आर्गुमेंट हमको निकालना नहीं है, इनका आर्गुमेंट हमको याद रखना है। बाकी जो क्वाड्रेंट में रहेगा उनका आर्गुमेंट हमको निकालना पड़ेगा, पहले अल्फा फिर आर्गुमेंट। सबको आर्गुमेंट का बारे में आइडिया हो गया, यस और नो? चलो, अब आर्गुमेंट का बारे में अगर आइडिया हो गया, हम लोग अगला चीज देखते हैं, पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर और ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर का बात करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ना डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक वे हो गया हमारा एल्जेब्रिक, या फिर कार्टेशियन बोल दो उसको हम बोल सकते हैं क्या, कार्टेशियन। जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं ना, वो हमारा कार्टेशियन फॉर्म है। x प्लस iy, 2 प्लस 3i, 4 प्लस 5i, 0 प्लस 2i, ये कार्टेशियन फॉर्म है। एक और फॉर्म है हमारा क्या, उसको हम लोग बोलते हैं पोलर और ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म। पोलर और ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म, जो कि एक हम पढ़ने वाले हैं अभी। एक और फॉर्म होता है, हम इसको बोलते हैं यूलर्स फॉर्म। ये जो यूलर्स फॉर्म हम देख रहे हैं, ये हमारा सिलेबस में नहीं है, बट हम लोग पढ़ लेंगे। बहुत बड़ा चीज कुछ नहीं है, एकदम हल्का सा छोटा सा चीज है। तो फिर हम कैसे करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर या फिर ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में कैसे लाएंगे। ऑब्वियस बात है, नाम से ये पता चलता है कि x प्लस आई वाई अगर नहीं रहेगा, उसमें क्या हो गया, थीटा, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब का इक्वलमेंट होने वाला है। चलो देखते हैं कैसे मिलेगा। हम आसान सा एक को लेते हैं, रिप्रेजेंट करने का तरीका देखने के लिए कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, यूलर्स पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए एक आसान सा एग्जांपल लेके बताता हूं। ये हमारा रियल एक्सिस हो गया और इमेजिनरी एक्सिस हो गया। ये रियल एक्सिस है और ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है।
रियल एक्सिस हो गया ये और इमेजिनरी एक्सिस हो गया ये। एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, यहां पे मान लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। ये हमारा फर्स्ट पीरियड में कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें समझाना आसान होता है इसीलिए फर्स्ट पीरियड में लेके मैं समझा रहा हूं। मैं इसको यहां पे ज्वाइन करूंगा तो सबको पता चला कि ये हमारा आर्गुमेंट होता है, थीटा इज आर्गुमेंट। अल्फा थीटा दोनों सेम होता है फर्स्ट पीरियड के लिए। एक काम करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर मैं ड्रॉप कर लेता हूं। जैसे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लूंगा सबको पता चल गया होगा कि यहां से यहां तक जो है ये हमारा x है और यहां से यहां तक जो है ये हमारा y है। सबको ये चीज पता चल गया कि ये x है ये y है। और एक चीज बताओ मेरे को, अगर मैं इसका नाम दे दूं O A B, तो इसका नाम अगर O A B हो गया, कोई मेरे को बताएगा कि इसमें साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बाय क्या होगा? साइन थीटा विल बी व्हाट बाय व्हाट, मतलब नाम का हिसाब से बताओगे। ओ ए ओ बी बी ए ये सब लेके बताओगे। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बाय क्या होगा बताओ? हाँ, ए बी बाय ओ बी, ठीक है, ए बी बाय ओ बी। अब इसमें से मेरे को AB का वैल्यू पता चल गया कि OB इंटू साइन थीटा है। ये सबको पता चल गया कि AB हो गया OB इंटू साइन थीटा। अब AB क्या है? AB हमारा Y है, AB हमारा Y है इज इक्वल टू OB क्या है? OB इज मॉड Z। लास्ट क्लास पढ़े थे कि मॉड z इज नथिंग बट लेंथ ऑफ द लाइन जॉइनिंग ओरिजिन टू द कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड z इनटू sin थीटा। मतलब y का वैल्यू हो गया मॉड z इनटू sin थीटा। अब कोई मेरे को बताओ कि cos थीटा क्या होता है? उसी ट्रायंगल में cos थीटा का वैल्यू क्या होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा? OA by OB. So this is OA by OB. अब OA का वैल्यू क्या हो जाएगा? OB sin थीटा, OB cos थीटा। अब OA का जगह में मैं देख सकता हूं कि OA का वैल्यू हमको जो दिखा है OX लिखा है। OA is your X और OB क्या है? मॉड Z इंटू कॉस थीटा। तो x का वैल्यू हमको पता चल गया और साथ में y का वैल्यू भी पता चल गया। जरा ध्यान से देखो, x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक है और y का वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक है। x का वैल्यू ट्रिगोनोमेट्रिक में है और y का वैल्यू भी ट्रिगोनोमेट्रिक में है। तो अगर हमको x प्लस आई वाई दे दिया है, x प्लस आई वाई दे दिया है, तो मैं x प्लस आई वाई को लिख सकता हूं मॉड z इंटू कॉस थीटा प्लस i इंटू मॉड z इंटू साइन थीटा। ऐसे लिख सकता हूं ना? दोनों में से अगर मैं मॉड z को कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में आ गया क्या? cos थीटा प्लस i sin थीटा। यह हमारा है। हम क्या करेंगे? मॉड z को मॉड z ना लिख के उसके लिए एक नाम दे देते हैं r। मॉड z के लिए हम r लिख लेते हैं। मॉड z इक्वल टू r। हमको पता है कि मॉड z इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट ओवर होता है, मतलब r हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और थीटा क्या है? आर्गुमेंट। सो थीटा इज योर आर्गुमेंट ऑफ z। आर्गुमेंट निकालने का तरीका हम सीख गए कैसे निकालते हैं। आर्गुमेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? पहले अल्फा निकालते हैं, फिर कौन सा क्वाड्रेंट है देख के हम आर्गुमेंट निकालते हैं। तो हो गया।
देयरफॉर पोलर फॉर्म हो गया क्या, ये मॉड जेड का जगह में आर लिख दिए और ये बन गया हमारा पोलर। ये जो हम देख रहे हैं ये हमारा हो गया पोलर फॉर्म। राइट हैंड साइड वाला पोलर फॉर्म है, लेफ्ट हैंड साइड वाला हमारा कार्टेशियन फॉर्म है। लेफ्ट हैंड साइड वाला फॉर्म देख रहे हो जो, ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म है, और राइट हैंड साइड वाला फॉर्म जो देख रहे हो इसको हम बोलते हैं पोलर फॉर्म। सभी को पता चला पोलर फॉर्म क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का ट्रिग्नोमेट्रिक वाला फॉर्म जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोलर फॉर्म। कॉम्प्लेक्स नंबर का ट्रिग्नोमेट्रिक वाला फॉर्म जो होता है उसको बोलते हैं पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म निकालने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत पड़ता है, पहले आर, और आर क्या होता है, जेड मॉड, क्या हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर आर क्या जरूरत पड़ता है सेकंड में, थीटा। थीटा क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ जेड। फिर हम लिख लिए क्या, x प्लस वाई को आर लिखे, फिर cos थीटा प्लस आई sin थीटा, काम खत्म। ये हो गया हमारा इसका पोलर फॉर्म। अब ये यूलर फॉर्म क्या होता है, ये हमारा सिलेबस में नहीं है, जस्ट खाली हल्का सा बता देता हूं क्या है, क्योंकि कुछ जेई लेवल का क्वेश्चन जो है हम इसको यूज करके करेंगे। जेड को लिख देंगे क्या, हम लोग जेड को लिख देंगे r इंटू e टू द पावर i थीटा। जेड को क्या लिखेंगे, r इंटू e टू द पावर i थीटा। तो यहां पे देखो z लिखा है, यहां पे z r इंटू, इसके जगह में e टू द पावर i थीटा लिख रहे, इसका मतलब e टू द पावर i थीटा जो है ये हमारा cos थीटा प्लस i sin थीटा का बराबर होता है, और इसको हम लोग सिस थीटा भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको, CIS, सिस थीटा। CIS, सिस थीटा। जब सिस थीटा होता है मतलब e टू द पावर i थीटा होता है, या फिर हम बोल दें cos थीटा प्लस i sin थीटा। क्या सभी को समझ में आया? All of you got it? तो अभी तक जो हम पढ़े उसमें से हमको ये पता चला कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, उसका पोलर फॉर्म कैसे निकालते हैं। आर्गुमेंट निकालने का दो स्टेप है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो क्वाड्रेंट में होता है, एक अल्फा फिर थीटा। पहले अल्फा निकालते हैं, कैसे, tan अल्फा इज इक्वल टू y बाय s का मॉड, उसमें से अल्फा का वैल्यू निकल के आ गया, फिर क्वाड्रेंट देख के अकॉर्डिंगली हम लिख लेंगे क्या, आर्गुमेंट। आज मैं पढ़ाया, हो सकता है याद नहीं है, लेकिन नोट मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, पढ़ लेना उसको, तो याद रखना पड़ेगा क्वाड्रेंट में क्या होता है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेंट में नहीं है, एक्सिस का ऊपर है, तो उसका आर्गुमेंट फिक्स्ड है, चाहे 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, सारे के 0 होता है। नेगेटिव के लिए होता है पाई, 2i 3i ये सब पॉजिटिव सब के लिए होता है हमारा पाई बाय 2, नेगेटिव हो गया -3i -5i ये सब के लिए हमारा हो गया -π/2। वो फिक्स्ड है, उनका निकालने का जरूरत नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़े क्या, पोलर फॉर्म या फिर ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म। उसमें क्या होता है कि x प्लस iy को, जो कि कार्टेशियन फॉर्म भी बोलते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म भी बोलते हैं, तो उसको हम r इंटू cos थीटा प्लस i sin थीटा लिख लिए। r क्या होता है, z का मॉड, और थीटा क्या होता है, आर्गुमेंट। चलो, जो क्वेश्चन हम कर रहे थे, ये क्वेश्चन में एक्चुअली हमको बोला था क्या, फाइंड द पोलर फॉर्म ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पोलर फॉर्म निकालने के लिए दो स्टेप का जरूरत होता है, एक होता है आर्गुमेंट निकालना, एक होता है क्या, मॉड जेड या फिर r निकालना। सारे के लिए आर्गुमेंट तो मैं निकाल चुका हूं, r लिखता हूं और पोलर फॉर्म लिखता हूं। पहला के लिए जो r है, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर r जो है मॉड जेड होता है, r इज नथिंग बट मॉड जेड। क्या हो जाएगा वो, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स बोलने से √3 का स्क्वायर प्लस y बोलने से 1 का स्क्वायर, तो ये बन गया हमारा 2। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर √3 प्लस i इज इक्वल टू r का जगह में 2 है, उसके बाद cos π/6 प्लस
आई साइन पाई बाय 6। क्या सभी को पता चल गया? ये पोलर फॉर्म हो गया इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये सब नो जल्दी से बताओ। हाँ बोलो। Yes, sir. अब हम दूसरा क्वेश्चन में आ जाते हैं। इसका पोलर फॉर्म निकालने के लिए बोला था, तो आर्गुमेंट निकालना पड़ेगा और मॉड जेड निकालना पड़ेगा। आर्गुमेंट में निकाल चुका हूं। मॉड जेड जो आर होता है उसका वैल्यू निकालेंगे। आर इज इक्वल टू मॉड जेड इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स के जगह में 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस वाई का जगह में -1 है, -1 का स्क्वायर मतलब ये √2 हो गया। फिर इसका पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा? 1 माइनस आई इज इक्वल टू आर। आर हो गया हमारा √2 इंटू कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू हो गया हमारा कितना? -π/4। कॉस ऑफ -π/4 प्लस आई इंटू साइन ऑफ -π/4। अब सर ये माइनस एंगल का क्या करें? माइनस एंगल का हम क्या करें? तो एक चीज याद रखना, साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा और कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो ये बन गया हमारा √2 कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा बनता है, मतलब ये कॉस π/4 हो गया। साइन ऑफ माइनस थीटा बनता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आ गया आई इंटू साइन ऑफ π/4। तो ये बन गया इसका पोलर फॉर्म। ऑल ऑफ यू गॉट इट? बिट बी समझ में आया सबको? Sir, last class से explain करो। हाँ, लास्ट में एक्सप्लेन करने के लिए ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा सबको। क्या फॉर्मूला है? कॉस ऑफ माइनस थीटा साइन ऑफ माइनस थीटा का वैल्यू याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसको याद रख लो। ट्रिग्नोमेट्री में हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं क्यों हो रहा है, फिलहाल हमको याद रखना है। कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है तो ये बनता है कॉस थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा बनता है तो ये बनता है माइनस साइन थीटा। क्यों होता है हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, फिलहाल थोड़ा सा याद रख लो। क्योंकि जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो हम डिटेल्स में इसको समझाएंगे। अभी अगर बताऊंगा तो फिर वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, हम अगला क्वेश्चन सब नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या हुआ था। ये क्वेश्चन में क्या हुआ था? पहले 1 माइनस आई इज इक्वल टू आर। आर का वैल्यू √2 आया। फिर कॉस थीटा। थीटा देखो ये थीटा नहीं है, ये अल्फा है। थीटा जो कि आर्गुमेंट है वो नीचे लाइन में लिखा गया है -π/4। अरे समझा? Yes, sir. तो हो गया क्या? √2 इंटू कॉस -π/4 प्लस आई साइन फिर से -π/4। थीटा का जगह में -π/4 है। अभी अच्छा नहीं दिखता है। कॉस ऑफ नेगेटिव साइन ऑफ नेगेटिव अच्छा नहीं दिखता है, तो कुछ तो किया जाए उसके लिए। तो उसके लिए फॉर्मूला जो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे, कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। सो कॉस ऑफ -π/4 था, वो बन गया कॉस ऑफ π/4 माइनस, क्यों माइनस? साइन ऑफ -π/4 माइनस बाहर आ गया आई ऑफ साइन π/4। अब समझ में आया क्या? Yes, sir. तीसरा क्वेश्चन में हमारा r का वैल्यू क्या आ जाएगा, जो कि मॉड z है √x² प्लस y², जो कि -3 का स्क्वायर है। -3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर 9 होता है और √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3, 12 बोलने से 2√3। तो हमारा फाइनल एंड क्या हो जाएगा? देयरफॉर -3 प्लस √3i इज इक्वल टू 2√3 इंटू कॉस ऑफ 5π/6 कॉस ऑफ 5π/6 प्लस आई साइन 5π/6। और ये जो है ना, ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म हो गया।
आ गया समझ में सबको? अगला बिट देखते हैं, z इज इक्वल टू -1 माइनस रूट 3i। तो इसमें भी हम r निकाल देते हैं। r जो होता है वो मॉड z होता है। वो निकलता कैसे है? x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर का रूट ओवर। x हो गया हमारा -1, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, y हो गया -√3, स्क्वायर 3 हो गया, तो ये बन गया 2। Therefore, -1 minus √3i is equal to 2 into cos of -2 pi by 3 plus I sin of -2 pi by 3। अब क्योंकि ये एंगल जो cos के बाद नेगेटिव में दिया है, साइन के बाद भी नेगेटिव में दिया है, अच्छा नहीं लगता है, तो क्या करें, इसको पॉजिटिव कर दें। तो उसके लिए वो फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। उस फॉर्मूला का यूज करोगे तो लिखोगे क्या, ये cos 2 pi by 3 माइनस I sin 2 pi by 3। बताओ सभी को समझ में आ गया यहां तक? आगे ये हो गया हमारा z इज इक्वल टू i, आर्गुमेंट निकल चुका है। अब हम लिखते हैं क्या, z या फिर r इज इक्वल टू z का मॉड, दैट इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। i का मॉड 1 ही होता है, माइनस i का मॉड भी 1 ही होगा। Therefore i को हम लिख सकते हैं कैसे, i इज इक्वल टू r बोलने से 1 इंटू cos पाई बाय 2 प्लस I sin पाई बाय 2। I इज इक्वल टू r का वैल्यू 1 है, 1 और बार बार क्या लिखे, तो ये हो गया cos पाई बाय 2 प्लस I sin पाई बाय 2। क्या सभी को समझ में आ गया ये वाला? I का पोलर फॉर्म cos पाई बाय 2 प्लस I sin पाई बाय 2। लेट मी राइट हियर, I का यूलर्स फॉर्म जो है ना, ये है, ये I का यूलर्स फॉर्म है, इसको हम आगे में यूज करेंगे। I इज इक्वल टू e टू द पावर I इंटू पाई बाय 2, ये उसका यूलर्स फॉर्म है। अब अगर हम माइनस I का बात करेंगे तो यहाँ पे r इज इक्वल टू फिर क्या हो गया, 0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर का रूट ओवर। r हम तो निकालना पहले जानते हैं, इसलिए ज्यादा नहीं समझा रहा हूं। मॉड z तो हम पहले ही निकाल चुके हैं ना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट ओवर। तो r का वैल्यू मिल गया। Therefore -i को हम लिख देंगे 1 इंटू cos ऑफ -π/2 प्लस I ऑफ sin -π/2। फिर ये नेगेटिव एंगल हटाएंगे तो बनेगा क्या हमारा, cos ऑफ π/2 माइनस I इंटू साइन ऑफ π/2। ये इसका पोलर फॉर्म है। अगर मैं इसको यूलर्स फॉर्म में लिखूं तो -i बिकम्स e टू द पावर माइनस I इंटू π/2। इसका ना जरूरत पड़ेगा बाद में। All of you got it? हम सीख रहे हैं पोलर फॉर्म लिखना। देखो पोलर फॉर्म निकालने के लिए क्या क्या किया जाता है, r थीटा सब में निकालो, फिर पोलर फॉर्म लिखो। और cos ऑफ माइनस थीटा होता है cos थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, उसका यूज करेंगे। अब यहाँ पे z इज इक्वल टू 3 हो गया, इसका आर्गुमेंट निकालेंगे, मतलब निकाल चुके हैं। r का वैल्यू निकालेंगे तो ये मॉड z होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट इसमें नहीं है तो 0 का स्क्वायर का रूट ओवर, ये बन गया 3। तो फिर हम लिख सकते हैं 3 इज इक्वल टू 3 इंटू cos 0 प्लस I sin 0। इसका आगे कुछ नहीं लिखना है बाबू, इसका आगे लिख दोगे तो पोलर फॉर्म गया गायब। बोलोगे सर हम जानते हैं cos 0 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे,
साइन 0 इक्वल 0 जानते हैं, यहाँ पे 0 लिख देंगे, तो फिर वो पोलर फॉर्म में रहा नहीं। यही हमारा फाइनल आंसर है। इसका आगे में कुछ नहीं लिखना है, वैल्यू जानते हो तो भी आपने मन में ही रखना है उसको यहाँ पे लिखना नहीं है, नहीं तो पोलर फॉर्म गायब हो जाएगा। ठीक है, एक और आसान सा मेथड भी है पोलर फॉर्म लिखने का, मैं बताऊंगा, एक क्वेश्चन में बता दूंगा कैसे करोगे। ठीक है, ये हो गया इतना। इस पे भी r अगर निकालेंगे तो मॉड z, ये हो गया हमारा रूट अंडर -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 हो गया। देयरफॉर -3 इज इक्वल टू 3 इनटू cos पाई प्लस i sin पाई। बोलो समझ में आया? तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, पोलर फॉर्म निकाल सकते हैं। तो थोड़ा जल्दी हम कैसे निकालेंगे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो उसका पोलर फॉर्म हम निकालना चाहते हैं, थोड़ा जल्दी निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं मेरे को दिया है 1 प्लस √3i। सपोज मेरे को एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है 1 प्लस √3i और मेरे को बोला है कि भाई इसका पोलर फॉर्म क्या है बता दो जल्दी से। शॉर्टकट में मारता हूं, शॉर्टकट यूज करके करता हूं, कैसे करूंगा। x² + y² का रूट ओवर है ना, देख लो क्या है, क्या मिल रहा है। x² + y² का रूट ओवर जल्दी से बताओ क्या मिल रहा है। 2 मिल रहा है। 2 इंटू 1/2 प्लस i इंटू √3/2 हो गया। ये हमारा r है, तो हमको क्या मिलेगा अभी 2 इंटू, इसको cos में लिखना है, इसको sin में लिखना है, तो हमारा पोलर फॉर्म खत्म। cos ऑफ कितना एंगल होता है, हाफ, π/6 ना π/3। नहीं समझा क्या रे? 2 इंटू cos थीटा प्लस i sin थीटा होना चाहिए ना। cos ऑफ π/3 हाफ होता है प्लस i sin ऑफ π/3। नहीं समझा? हाँ या ना, जल्दी से बोलो। समझा। तो फिर बताओ मेरे को, अगर मैं 1 - i का लिखना चाहता हूं इस मेथड में, पहले मैं x² + y² का रूट ओवर लिखूंगा। x² + y² का रूट ओवर कितना आता है? 1 नहीं, 1 नहीं आता है। x कितना है, y कितना है? x 1 है, y -1 है, तो √2 मिला। तो √2 इंटू 1/√2 माइनस i इंटू 1/√2, तो √2 बाहर है। इसको cos का कौन सा एंगल लिखेंगे? 1/√2 है, cos का कौन सा एंगल लिखेंगे? cos थीटा माइनस i sin थीटा, π/, नहीं π/3 नहीं होता, ये 1/√2 है। हाँ, cos ऑफ π/4 माइनस i इंटू साइन ऑफ π/4, तो ये इसका पोलर फॉर्म हो गया। एक बताता हूं, नेक्स्ट लास्ट वाला बताता हूं, बताओ ना, बताओगे ठीक से, है ना। ये हो गया हमारा -√3 प्लस i। बताओ मेरे को यहाँ पे x² + y² का रूट ओवर कितना? 2। तो 2 इंटू -√3/2 प्लस i इंटू 1/2 हो गया। 2 इंटू -√3/2 प्लस i इंटू 1/2। ये नहीं बता पाओगे तुम लोग, मैं ही बता देता हूँ। 2 इंटू नेगेटिव एंगल का एंगल नहीं जानते हो ना तुम लोग, तो नहीं बता पाओगे। तो cos का -√3/2 जो है ना, वो cos का, हाँ 2π/3, cos 2π/3 होता है क्या?
cos 120 डिग्री दैट इज 2 पाई बाई 3 प्लस I इंटू साइन 2 पाई बाई 3। सही है क्या? सही है क्या? नहीं सही नहीं है, 2 पाई बाई 3 में नहीं आता है। cos 30 डिग्री √3/2 होता है, तो 30 डिग्री के बाद उसका सप्लीमेंटरी एंगल जो है उसी में -√3/2 आएगा। cos 30 है तो कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। 150 बोलने से कितना होता है बोलो? 5 पाई बाई 6। ठीक है, हम ये ट्रिगोनोमेट्री में पूरा डिस्कस करेंगे। फाउंडेशन पढ़े हो सोच के मैं बता पूछ दिया। ये 5 पाई बाई 6 और ये भी हमारा 5 पाई बाई 6 है। अब ये एंगल अगर हमको पता है ना, हम सडनली लिख सकते हैं। हम आर निकालेंगे अलग से, फिर थीटा निकालने के लिए 2 स्टेप होता है हमारा, याद है ना? एक बार अल्फा निकालते हो, एक बार क्वाड्रेंट चेक करते हो, फिर वैल्यू लिखते हो, उसके बाद हमारा क्या हो गया? पोलर फॉर्म लिखते हो। क्लियर? यहां तक समझ में आया सारे को? यस सर। अब हम कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बता देते हैं, इसको लर्न कर लेना है। अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसका ऊपर। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ, क्या बोलते हैं उसको? प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट का प्रॉपर्टीज। आर्गुमेंट को एम्पलीट्यूड भी बोला जाता है। आर्गुमेंट ऑफ जेड ARG होता है, उसी को AMPZ भी लिखते हैं एम्पलीट्यूड के हिसाब से। प्रॉपर्टी क्या होता है? आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2, ये लॉग वाला जैसे काम करेगा। log A इंटू बी क्या होता है? log A प्लस log B। log A बाई B, log A बाई B क्या होता है? log A माइनस log B। वैसे ही काम यहाँ पे करेगा। log A टू द पावर B क्या होता है? B log A। इसी टाइप में यहाँ पे ये काम करता है। ठीक है, तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 अगर होगा तो क्या ऐसा हो जाएगा? आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। अब आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 जो है ना, कभी कभी ये 180 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट के बारे में बात करेंगे तो -π से π के अंदर रहता है। तो अगर ये -π से π के अंदर नहीं रहेगा तो फिर उसको लाने के लिए हम ये 2 के π का हेल्प लेते हैं। वो कैसे आएगा हम लोग बाद में करेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तो बताऊंगा। फिलहाल इतना समझ लो कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 होता है। अगर वो -180 से +180 के अंदर आ गया सो दैट इज योर फाइनल आंसर। ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट के बारे में बात कर रहा हूं मैं। अगर नहीं आया तो फिर हम ये 2 के पाई का हेल्प लेके हम उसको ला सकते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट का अंदर। तो ये प्लस हो गया, 2 ठो इनटू है तो 2 ठो प्लस हो गया। अगर बहुत सारे इनटू है तो भी बहुत सारे प्लस होगा। आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 Z3 Z4 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z3, ऐसे होते रहेगा। और अगर वो -π से π के अंदर है तो ठीक है, आंसर हो गया। नहीं है तो फिर उसमें हम 2 के π ऐड कर देंगे और उसका यूज कैसे होगा हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ Z टू द पावर n, तो n आगे आ जाएगा, n इंटू आर्गुमेंट ऑफ Z। फिर से वही बात हो गया, अगर -π से π तक रह गया तो हो गया आंसर, नहीं तो हम क्या करेंगे 2 के π का हेल्प लेंगे। आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाय Z2 इज आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 प्लस 2 के π। k बिलोंग्स टू Z है, मतलब k कभी हम 1 डालेंगे या -1 डालेंगे, 2 डालेंगे, -2 डालेंगे, वो हम देखेंगे कैसे एडजस्टमेंट करते हैं। क्वेश्चन आएगा तब करेंगे, है ना। आर्गुमेंट ऑफ Z कॉन्जुगेट, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। आर्गुमेंट ऑफ Z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ Z। और फाइनली अगर Z लाइज ऑन नेगेटिव रियल एक्सिस, अगर Z नेगेटिव रियल एक्सिस में होता है तो वो केस में आर्गुमेंट ऑफ Z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z हो जाता है। ये रिस्ट्रिक्शन हो गया इसका ऊपर। ऐसे तो हर समय आर्गुमेंट ऑफ Z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z होगा, माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z होगा। बाकी अगर Z नेगेटिव रियल एक्सिस में रह गया, Z अगर हमारा यहां पे रह गया
तो फिर आर्गुमेंट ऑफ जेड कंजुगेट और आर्गुमेंट ऑफ जेड दोनों सेम हो जाएगा और दोनों का वैल्यू पाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज हो गया। पीडीएफ मिल जाएगा तो ये प्रॉपर्टीज सारे नोट कर लेना और इनको याद रख लेना। अगले क्लास में हम लोग आर्गुमेंट का ऊपर काफी सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। आर्गुमेंट्स हो गया, उसके बाद पोलर फॉर्म हो गया, उनका ऊपर काफी सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, चलो।